बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एमडी कैट के लिए आपने शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से करनी है। सिलेबस की शॉर्ट लिस्टिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि एमडी कैट का सिलेबस इतना एक्सटेंसिव होता है कि आप हर दफ़ा पूरी पूरी बुक को रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस की शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। शॉर्ट लिस्टिंग करने का ये फ़ायदा होगा कि आप कम वक्त में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर सकेंगे और उनको रिवाइज़ कर सकेंगे, और जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हैं वो आपको बार बार नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप शॉर्ट लिस्ट कर लें, ताकि आप उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। शॉर्ट लिस्टिंग करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बुक के ऊपर हाईलाइट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट्स के ऊपर लिखें, और फिर जब आप किसी भी टॉपिक की रिवीजन करें तो पहले उन पॉइंट्स को पढ़ें और उसके बाद जो आपके बुक के हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो करें। अब एमडी कैट के लिए आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, तो एमडी कैट की जब आप प्रिपरेशन करें तो आपको ये दोनों तरीके यूज़ करने हैं, और वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि इन दोनों तरीक़ों से आपने किस तरह से अपना एक टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो आपने जब एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपने अपने पास 2 हाइलाइटर रखने हैं, एटलीस्ट 2 हाइलाइटर्स, और आपने अपनी बुक के ऊपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उन हाइलाइटर्स से हाईलाइट कर देने हैं। इसके अलावा आपने अपने पास हर सब्जेक्ट का एक अलहदा से रजिस्टर रखना है, और वहाँ पर आपने शॉर्ट लिस्टिंग करने, मतलब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने उस रजिस्टर के ऊपर लिखने हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अच्छा, तो अब मैं अगर आपको तरीका बताऊं कि आपने रजिस्टर के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं वो किस तरह से लिखने हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो एकेडमी जाएंगे या जाते हैं अभी एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए, तो वहाँ पर जो भी टीचर लेक्चर देते हैं वो आप नोट करें ज़रूर। ठीक है, अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपके हाथ से जब कोई चीज़ गुजरेगी तो आपको याद भी रहेगी ज़्यादा देर तक, तो इसलिए बेहतर है कि अपने नोट्स बनाएं। तो जब आप जो भी टीचर लेक्चर दे रहे हैं वो आप अपने नोट्स बनाते जाएं उसके, ठीक है, और फिर घर आकर आप उन नोट्स को रिवाइज़ करें ऑन डेली बेसिस। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक टॉपिक को प्रिपेयर किस तरह से करना है। देखिए, जब आपने फॉर एग्जांपल बायो का एक टॉपिक है वो आपने प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपने जो अपने रजिस्टर में नोट्स बनाए हुए हैं, जब आप एकेडमी से लेक्चर लेकर आए हैं, आपने जो भी टीचर ने लेक्चर दिया है वो आपने अपने रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन कर लिया पॉइंट्स की फॉर्म में। ठीक है, नोट्स एटलीस्ट इतने नीट होने चाहिए कि आपको खुद समझ आए कि आपने क्या लिखा है, ताकि आप उनसे रिवीजन कर सकें। क्योंकि ये मैं आपको बात बताऊं कि आखिरी दिनों में जब एमडी कैट करीब होता है तो यही नोट्स ही होते हैं जो आपकी मदद करते हैं, आप इन्हीं से रिवीजन करते हैं। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आप पूरी पूरी बुक खोल के पढ़ें, तो इसलिए नोट्स बहुत अच्छे बनाएं, नीट बनाएं और सही लिखे हुए हों। और जो बच्चे एकेडमी नहीं जाते वो जो भी ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं उसके नोट्स बनाएं। ठीक है, लेक्चर लेकर आपने जब नोट्स बना लिए तो फिर अब आपने करना क्या है, आपने पहले उन नोट्स में जो भी जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको याद कर लेना है। जब आपने उन पॉइंट्स को याद कर लिया ना, तो आपका बुक से जो आपने याद करना था, आप यूँ समझे कि आपका 50 से 60% जो आपने बुक से याद करना था वो आपका प्रिपेयर हो गया इन नोट्स से। उसके बाद आप जब बुक खोलेंगे और जब आप बुक से वो वाला टॉपिक प्रिपेयर करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक आपका आधे से ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, क्योंकि जो आपने लेक्चर नोट्स बनाए होते हैं वो असल में इसी बुक के टॉपिक से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के आपको टीचर ने बताए होते हैं और आपने उनको नोट डाउन किया होता है। तो अगर आप बुक खोलने से पहले उन नोट्स को अच्छी तरह याद कर लें तो जो चीज़ आपने बुक से याद करनी है वो आपकी ऑलरेडी 60% टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब बुक में आपने क्या करना है, बुक में आपने वो टॉपिक को रीड करना है एक दफ़ा आपने उस टॉपिक को सारा रीड कर लिया। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि इस टॉपिक में क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें थीं। अब आप सेकंड रीड दें और उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें। ठीक है, अब जब दोबारा आपका कोई टेस्ट होगा या जब आप दोबारा रिवीजन करने बैठेंगे तो आपने क्या करना है, आपने अपने नोट्स खोलने हैं, क्योंकि वो नोट्स आपने पहले भी एक दफ़ा याद किए हुए हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने वो जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करना है, फिर आपने बुक खोलनी है और उसमें जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको आपने एक दफ़ा दोबारा से याद कर लेना। अब आपको पूरा टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेगा, बल्कि सिर्फ आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरह आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो है रिवीजन। अब आपने नोट्स भी बना लिए और पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर दिया। अब कोशिश करें कि जो आपने नोट्स बनाए हैं ना उनको डेली बेसिस पर रिवाइज़ भी करें।
ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना ही मतलब एक टॉपिक को बुक से याद करें। मतलब आपने वो जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, उनको सिर्फ एक दफ़ा आप देख भी लेना रोज़ाना, तो आपको वो एमडी कैट आने तक बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे। ठीक है। ख़ास तौर पर बायो में मसला होता है कि आपको चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं, क्योंकि बायो का बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है और काफ़ी भूलता भी है। तो जो भी आपने बायो के कोशिश किया करें कि आप जैसे अब आप एकेडमीज़ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रोज़ाना पढ़ा दिया जाएगा। तो बेहतर ये है कि जो आपका पिछला सिलेबस है उसको भी आप डेली बेसिस पर रिवाइज़ करें, और जब आप शॉर्ट लिस्टिंग कर लेंगे या शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए रिवाइज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स लगेंगे किसी भी टॉपिक को रिवाइज़ करने में, क्योंकि आपने उसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं। आपने सिर्फ उन पॉइंट्स को एक नज़र देख लेना है और वो फिर आपको रोज़ाना अगर इस तरह करेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ कि आपने किस तरह से हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हैं ना तो आपको हर चीज़ नहीं लिखनी होती। कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिनको आपने सामने रखना होता है नोट्स बनाते हुए। तो अगर बायो का मैं आपको बताऊं तो बायो का जो भी सर लेक्चर देते थे, जो भी सर लेक्चर में बात बताते थे, मैं वो सब नोट करती थी। यानी बायो का ऑलमोस्ट मैं सारा लेक्चर नोट करती थी। इवन जो सर डायग्राम बनवाते थे क्लास में हमें समझाने के लिए, मैं वो भी अपने लेक्चर नोट्स के ऊपर ड्रा कर लेती थी, ताकि उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, मुझे उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो बायो के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि डायग्राम्स को अच्छे तरीके से समझना है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर बता रहे हैं आपने उनको लिखते जाना है नोट्स पे। और डायग्राम्स में से भी अक्सर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो अगर आपको लेक्चर के दौरान सर डायग्राम के ज़रिए समझा रहे हैं तो कोशिश करें कि डायग्राम भी अपने रजिस्टर के ऊपर बनाएं। उस डायग्राम से रिलेटेड सर ने जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो भी आप पॉइंट्स लिखें। उस डायग्राम के ऊपर जो भी सर ने लेबलिंग करवाई है वो भी आप कर लें। ठीक है। इस तरह आपकी डायग्राम्स भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगी। और अक्सर ऐसा होता है कि डायग्राम की लेबलिंग से कोई एमसीक्यूज़ आ जाता है, या जो डायग्राम्स के नीचे जो एक पिंक कलर का लिखा होता है ना, उसमें से भी अक्सर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। और अक्सर ये बच्चे जो होते हैं ना वो डायग्राम्स वगैरह पर इतना तवज्जो नहीं देते, बट एमसीक्यूज़ वहाँ से भी बन रहे होते हैं। तो आपने डायग्राम्स पर भी तवज्जो देनी है, उनको समझना है, उनके नीचे जो थ्योरी लिखी होती है उसको भी पढ़ना है, और जो डायग्राम की लेबलिंग होती है उसको भी देखना है। और फिर जब आप ये नोट्स बनाएंगे ना, तो मेरे साथ ये होता था कि जब मैं बायो के जो भी हमें सर लेक्चर देते थे, जब मैं नोट्स प्रिपेयर करती थी, उसके बाद जब मैं वो टॉपिक बुक से प्रिपेयर करती थी तो वो मुझे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता था। क्योंकि बायो के जब मैं नोट्स बनाती थी तो जो सर लेक्चर देते थे उसमें सब कवर हो जाता था। तो जब मैं नोट्स प्रिपेयर करके टॉपिक बुक से प्रिपेयर करती थी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। और नेक्स्ट बात करते हैं कि फ़िज़िक्स के लिए आपने किस तरह नोट्स बनाने हैं। फ़िज़िक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है इक्वेशंस। जितनी भी आपकी बुक में इक्वेशंस हैं, अगर आप उन्हें एक जगह पर लिख लें सबको और फिर उन्हें रोज़ाना याद करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको एंड पर मिक्स नहीं होंगे इक्वेशंस। और इसके अलावा इक्वेशंस के साथ साथ आपने जिन चीज़ के नोट्स बनाने हैं वो हैं उन इक्वेशन से रिलेटेड पॉइंट्स। अब उन इक्वेशन से रिलेटेड क्या पॉइंट्स होते हैं, जब आपको टीचर कोई भी इक्वेशन बताएं या लिखवाएं, क्योंकि एमडी कैट की तैयारी के दौरान आपने ड्राइव तो करनी नहीं होती, आपने सिर्फ इक्वेशन को याद रखना होता है। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इक्वेशन का तो आपके लिए इक्वेशन को याद रखना आसान होता है, क्योंकि आपने पूरा उसको ड्राइव किया होता है। लेकिन एमडी कैट की जब आप तैयारी करते हैं तो आपने ड्राइव नहीं करना होता, सिर्फ आपने उस इक्वेशन को, जो फाइनल इक्वेशन होती है, उसको याद रखना होता है। तो उस इक्वेशन को याद रखना है, उस इक्वेशन में किसी भी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से क्या इफ़ेक्ट होगा, ये उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा कूलम्स लॉ के अंदर जो फोर्स होती है उसमें एक कांस्टेंट होता है कि उसके बाद आप लिखते हैं Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है। अब इस इक्वेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम Q का मैग्नीट्यूड डबल कर दें या हम R का मैग्नीट्यूड डबल कर दें तो फोर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये वाली जो बातें होती हैं कि अगर हम एक क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डबल कर दें, एक क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हाफ कर दें, तो इससे इक्वेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं और जो आपने उस इक्वेशन के साथ लिखने होते हैं, तो इनको याद रखना है। फ़िज़िक्स से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आप इक्वेशंस लिखते हैं उनके अंदर जितने भी कांस्टेंट्स हैं, यानी आपको फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक में जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू और उनका यूनिट वो ज़रूर पता होनी चाहिए। और कांस्टेंट से 1 या 2 एमसीक्यूज़ तो ज़रूर आते हैं।
और कांस्टेंट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स उनको मिक्स कर देते हैं, उनकी वैल्यूज़ को मिक्स कर देते हैं, उनके यूनिट्स को मिक्स कर देते हैं। तो जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनकी आपने वैल्यू और उसके आपने यूनिट ये ज़रूर याद रखना है। और बेहतर है कि इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आप लिखें अपने नोट्स के अंदर, वहाँ उसके साथ ही आप कांस्टेंट की वैल्यू और उसका यूनिट भी हाईलाइट करके लिख दें, ताकि आप जब बार बार उसको देखें तो वो आपको याद हो जाए। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के 2 पोर्शंस होते हैं, एक इनऑर्गेनिक पोर्शन और एक ऑर्गेनिक पोर्शन। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बात करें, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कोई मतलब उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करना काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को मोस्टली बुक से ही अच्छी तरह रीड किया था। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, तो इनऑर्गेनिक पोर्शन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो होता है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जितने भी ट्रेंड्स हैं ना पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर, ये आपने अपने नोट्स के अंदर लिखने हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर किस तरह इंक्रीज़ हो रही है और ग्रुप के अंदर क्या उसका ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना केमिस्ट्री में वो है एक्सेप्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल्स तमाम एलिमेंट्स एक ही ट्रेंड शो कर रहे हैं, तमाम एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी एक ख़ास ऑर्डर के तहत पीरियड में इंक्रीज़ हो रही है, बट कोई 1-2 एलिमेंट्स ऐसे आएंगे या कोई एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो कि उस ट्रेंड से एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा, उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो ये एमसीक्यूज़ जो केमिस्ट्री में आते हैं ना वो ट्रेंड में से नहीं आते, बल्कि ज़्यादा एमसीक्यूज़ एक्सेप्शंस में से आते हैं। तो जो भी एलिमेंट एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा हो उसको तो आपने ख़ास तौर पे याद रखना है कि वो किस तरह से एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, वो किस तरह से बाकियों से अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं। मैक्सिमम एमसीक्यूज़ यहाँ से बनते हैं जो एलिमेंट एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो एक तो आपने जब आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं ना, तो एक आपने ट्रेंड्स के पॉइंट्स बनाने हैं कि किस चीज़ यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, आयनाइजेशन एनर्जी का, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड किस तरह से पीरियड और ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है उनका, और एक्सेप्शनल बिहेवियर कौन कौन से एलिमेंट्स शो कर रहे हैं और किस तरह का वो ऑड बिहेवियर या एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपने ये चीज़ें तो ज़रूर याद रखनी है। इसके अलावा अब आ जाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको रिएक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है नोट्स में, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक में लिखे हुए हैं। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़रूर लिखें, लेकिन अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने क्या चीज़ें याद रखनी है। रिएक्शंस तो वैसे ही आपने याद करने ही हैं सारे के सारे। अब जो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट अपने जो नोट्स बनाने हैं उसमें लिखनी है, वो ये चीज़ें होती हैं जो एक छोटे से पॉइंट्स होते हैं, जैसे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन क्या चीज़ बना रही है, अल्डिहाइड कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, और इनकी रिडक्शन से क्या बन रहा है, और कौन से रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, कौन सा रिएक्शन किस टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है। तो इस तरह के आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं जो कि आपको बार बार भूलते हों, ताकि जब आप उनको रजिस्टर पर लिख लें और जब आप उनको बार बार देखें तो आपको याद हो जाए। केमिस्ट्री के नोट्स बन गए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद करनी होती है वो होते हैं रूल्स। ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, नाउन के, प्रोनाउन के, डिफरेंट ये रूल्स होते हैं। तो ये वैसे जो आप जो भी ग्रामर बुक यूज़ कर रहे हैं, किप्स की ग्रामर बुक है, केमिकल ग्रामर है, जो भी है, आपने वहाँ पे भी रूल्स लिखे होते हैं, आपने वहाँ से भी याद करने हैं। लेकिन अगर आपको जैसे क्लास में सर लेक्चर दे रहे हैं तो बेहतर है कि आप वो वाला लेक्चर भी नोट करें। हमें जो सर लेक्चर देते थे वो इस तरह देते थे कि सर एक रूल लिखवाते थे और उसके बाद उसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स लिखवाते थे। तो जब मैं प्रिपरेशन करती थी किसी भी इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन की, तो उसमें मैं पहले अपना जो रजिस्टर के ऊपर जितने भी एग्जांपल्स लिखी होती थी उनको एक दफ़ा रिवाइज़ करती थी, और फिर मैं अपनी जो मैं किप्स की ग्रामर बुक यूज़ करती थी वहाँ से वो टॉपिक प्रिपेयर कर लेती थी। तो इस तरह इंग्लिश की भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप लेक्चर को भी अच्छे से नोट करके रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद आप कोई ग्रामर बुक कंसल्ट करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपके एमडी कैट या एफएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इसके अलावा मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी दे दूँगी, आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपना स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।